नमस्कार दोस्तों, आज हम 1857 की क्रांति से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति का पहला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन की महारानी तथा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? यानी जब 1857 की क्रांति भारत में हुई थी उस समय ब्रिटेन की क्या पोजीशन थी, यानी ब्रिटेन में महारानी कौन थी और ब्रिटेन में प्रधानमंत्री कौन थे। तो जब भारत में 1857 की क्रांति हुई थी उस समय ब्रिटेन की जो महारानी थी वो विक्टोरिया थी और जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे वो लॉर्ड पामर्स्टन थे। याद रखेंगे, ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया थी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड पामर्स्टन थे। अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल तथा भारत के मुगल शासक कौन थे? यानी जब 1857 की क्रांति हुई थी उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। और उस समय भारत का मुगल शासक कौन था? उस समय भारत का मुगल शासक था बहादुर शाह जफर। तो इस प्रकार से इन चार तथ्यों को याद रखेंगे कि 1857 की क्रांति के दौरान ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया थी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड पामर्स्टन थे, भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे और भारत का मुगल शासक बहादुर शाह जफर था। तो ये चार फैक्ट याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेजों का मुख्य सेनापति कौन था? यानी जब 1857 का विद्रोह प्रारंभ हुआ था उस समय अंग्रेजों का मुख्य सेनापति कौन था प्रारंभ होने के समय? तो अंग्रेजों का जो मुख्य सेनापति था उस समय वो था जॉर्ज अनीसन। अगला प्रश्न, 1857 का विद्रोह प्रारंभ होने के बाद मुख्य सेनापति किसको नियुक्त किया गया था? यानी जब 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई उस समय तो अंग्रेजों का मुख्य सेनापति जॉर्ज अनीसन था, लेकिन जब विद्रोह प्रारंभ हो जाता है उसके बाद जॉर्ज अनीसन को मुख्य सेनापति के पद से हटा दिया जाता है और जॉर्ज अनीसन के स्थान पर कैंपबेल को नया मुख्य सेनापति नियुक्त किया जाता है अंग्रेजों के द्वारा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 1857 का विद्रोह प्रारंभ होने के बाद कैंपबेल को मुख्य सेनापति नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह का प्रतीक क्या था? हम सभी लोग जानते ही हैं 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें विद्रोह का जो प्रतीक रखा गया था वो था कमल और रोटी। अगला प्रश्न देखिए, 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? तो देखिए, दिसंबर 1856 की बात है। दिसंबर 1856 में क्या हुआ, अंग्रेजों ने पुरानी ब्राउन बेस राइफल के स्थान पर सैनिकों के लिए नई एनफील्ड राइफल मंगाई और इस नई एनफील्ड राइफल की विशेषता यह थी कि इसमें जो कारतूस प्रयोग होते थे उनको दांतों से काटना पड़ता था। तो जो भारतीय सैनिक थे उनको ऐसा अंदेशा हुआ कि जिन कारतूसों को हम दांतों से काट रहे हैं उन कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी मिली हुई है। तो उन सैनिकों ने सोचा कि गाय और सूअर की चर्बी मिले हुए कारतूसों को हम दांतों से काट रहे हैं जिससे हमारा धर्म भ्रष्ट हो रहा है। तो इन सैनिकों ने जो है विद्रोह करना प्रारंभ कर दिया, यानी इन कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। तो सैनिकों से ये बात धीरे धीरे अन्य सैनिकों में पहुंच जाती है, अन्य बटालियन के सैनिकों में पहुंच जाती है और वो भी विद्रोह करना प्रारंभ कर देते हैं और धीरे धीरे जाकर के आम जनमानस में भी यह संदेश फैल जाता है और 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण बनता है। अगला प्रश्न देखिए, नई एनफील्ड राइफल के कारतूस कहाँ बनते थे? तो जो नई एनफील्ड राइफल मंगाई थी उनके कारतूस मुख्य रूप से 3 जगह पर बनते थे, दमदम, बैरकपुर और मेरठ में। दमदम कहाँ पर है? दमदम बंगाल में है और बैरकपुर बंगाल में है और मेरठ जो है वो उत्तर प्रदेश में है। तो 3 जगह इसके मुख्य रूप से कारतूस बनते थे, दमदम, बैरकपुर और मेरठ में। अगला प्रश्न देखिए, गदर का प्रथम सिपाही किसे माना जाता है? तो हम सभी लोग जानते हैं कि गदर का प्रथम सिपाही जो है वो मंगल पांडे को माना जाता है। अगला प्रश्न, मंगल पांडे कहाँ के रहने वाले थे? तो मंगल पांडे जो है उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है बलिया जिला और बलिया जिले में एक गांव पड़ता है नगोवा गांव। इसी नगोवा गांव के रहने वाले थे मंगल पांडे। तो प्रश्न ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है एक बार कि मंगल पांडे कहाँ के निवासी थे, तो उत्तर होगा उत्तर प्रदेश में बलिया जिले के। अगला प्रश्न देखिए, मंगल पांडे किस छावनी में सिपाही थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मंगल पांडे किस छावनी में तैनात थे जब 1857 की क्रांति हुई थी? तो मंगल पांडे जो है वो बैरकपुर छावनी की 34वीं नेटिव इन्फेंट्री में एक सिपाही थे। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि बैरकपुर छावनी की किस नेटिव इन्फेंट्री में एक सिपाही थे? तो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री में एक सिपाही थे मंगल पांडे।
अगला प्रश्न देखिए, 1857 की क्रांति के समय बैरकपुर छावनी का कमांडिंग ऑफिसर कौन था? यानी जब 1857 की क्रांति हो रही थी उस समय बैरकपुर छावनी का कमांडिंग ऑफिसर कौन था? यानी बैरकपुर छावनी में कौन थे? मंगल पांडे। तो इसी बैरकपुर छावनी का कमांडिंग ऑफिसर अगर पूछा जाए तो इस बैरकपुर छावनी के कमांडिंग ऑफिसर थे सर जॉन वेनेट हैरिस। नाम को याद रखेंगे, बैरकपुर छावनी का कमांडिंग ऑफिसर सर जॉन वेनेट हैरिस। अगला प्रश्न देखिए, 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने अपने किन 2 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी जिस कारण इन्हें 9 अप्रैल को फांसी दे दी गई? तो देखिए, बैरकपुर छावनी की 34वीं नेटिव इन्फेंट्री में एक सिपाही थे मंगल पांडे। उन्होंने क्या किया हुआ था? उन्होंने 29 मार्च 1857 को अपने 2 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी थी। उन अंग्रेज अधिकारियों के नाम क्या थे? उन अंग्रेज अधिकारियों के नाम थे जनरल ह्यूसन और लेफ्टिनेंट बाग। तो जनरल ह्यूसन और लेफ्टिनेंट बाग की हत्या कर दी थी 29 मार्च 1857 को, और इस हत्या के जुर्म में ही इनको 9 अप्रैल को फांसी की सजा दे दी गई थी। अगला प्रश्न देखिए, 1857 के समय की सबसे बड़ी छावनी कौन थी तथा उसका कमांडिंग ऑफिसर कौन था? यानी जब 1857 की क्रांति भारत में हो रही है उस समय सबसे बड़ी छावनी कौन थी अंग्रेजों की? तो उस समय सबसे बड़ी छावनी जो थी वो मेरठ छावनी थी, और मेरठ छावनी का उस समय जो कमांडिंग ऑफिसर था वो था जनरल हैवेल। जो बैरकपुर छावनी थी उसका कमांडिंग ऑफिसर सर जॉन वेनेट हैरिस था, और जो ये मेरठ की छावनी है उसका कमांडिंग ऑफिसर जो है वो जनरल हैवेल है। अगला प्रश्न देखिए, 1857 की क्रांति का सर्वप्रथम वास्तविक प्रारंभ कब और कहां से हुआ था और किस बटालियन ने किया हुआ था? देखिए, 1857 की जब क्रांति हुई थी तो सबसे पहला विद्रोह तो मंगल पांडे के द्वारा कर दिया गया था 29 मार्च 1857 को ही, और 2 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या भी कर दी थी मंगल पांडे ने, जनरल ह्यूसन और लेफ्टिनेंट बाग की। लेकिन क्रांति का वास्तविक प्रारंभ हम वहां से नहीं देखते हैं। क्रांति का वास्तविक प्रारंभ जो है वो 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ से हुआ था, जब मेरठ की 20वीं नेटिव इन्फेंट्री ने अंग्रेजों के विरुद्ध खुला विद्रोह कर दिया था। देखिए, घटना क्या हुई थी? घटना कुछ इस तरीके से थी कि जब सिपाहियों ने इन कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया था जिसमें गाय और सुअर की चर्बी होने का अंदेशा था भारतीयों को, तब इन सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया गया था मेरठ छावनी में ही। तो मेरठ छावनी में जब उनको गिरफ्तार कर दिया गया था तो जो अन्य सैनिक थे उन्होंने भी खुला विद्रोह कर दिया। कब? 10 मई 1857 ईस्वी को, और अपने जितने भी सहयोगी साथी थे जिनको अंग्रेजों ने कैद कर रखा था जेल में, वहां से छुड़ा लेते हैं, जेलों से छुड़ा लेते हैं अपने सभी सहयोगी साथियों को, और जो भी अंग्रेज अधिकारी उनके सामने आता है उसको वो मारते जाते हैं, खुला विद्रोह कर देते हैं 10 मई 1857 ईस्वी को। और यहां से मेरठ से वो सीधे चले जाते हैं दिल्ली की ओर, और दिल्ली में वो पहुंच जाते हैं 10 मई के बाद 11 मई 1857 ईस्वी को वो दिल्ली पहुंच जाते हैं। अब आगे प्रश्न देखते हैं, 1857 की क्रांति की तारीख पहले क्या निर्धारित हुई थी? तो देखिए, 1857 की क्रांति का वास्तविक प्रारंभ जो है वो 10 मई 1857 से हो गया था, परंतु 10 मई 1857 क्रांति की डेट निर्धारित नहीं की गई थी। तात्या टोपे थे, नाना साहब थे, इन्होंने मिलकर के जो है क्रांति की जो तारीख रखी थी वो रखी थी 31 मई 1857 कि 31 मई 1857 को सभी लोग एक साथ अंग्रेजों का विरोध कर देंगे, अंग्रेजों के विरुद्ध जो है आ जाएंगे और उनके खिलाफ बिगुल फूंक देंगे। लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिससे क्रांति का प्रारंभ जो है वो समय से पहले ही 10 मई 1857 ईस्वी को हो गया। कहां पर? मेरठ में 20वीं नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा जो है अंग्रेजों के विरुद्ध खुला विद्रोह कर दिया गया। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, 11 मई 1857 को प्रातः मेरठ के सैनिक दिल्ली पहुंच गए, वहां पर उन्होंने किसको भारत का सम्राट घोषित किया हुआ था? तो हमने बताया अभी कि 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ की जो 20वीं नेटिव इन्फेंट्री थी उसने खुला विद्रोह कर दिया था अंग्रेजों के विरुद्ध, और अंग्रेजों को मारते हुए वो सीधे पहुंच गए थे दिल्ली। कब? 11 मई 1857 ईस्वी को। और वहां पर दिल्ली जब पहुंचते हैं तो उस समय भारत का जो मुगल शासक है वो है बहादुर शाह जफर। हालांकि इनकी उम्र उस समय बहुत हो गई थी, लगभग 80 वर्ष के थे बहादुर शाह जफर, लेकिन फिर भी इन सैनिकों ने बहादुर शाह जफर का मनोबल बढ़ाया और उनको उकसाया कि वो अंग्रेजों के विरुद्ध जो है विद्रोह करें। तो जो मुगल शासक बहादुर शाह जफर थे वो तैयार हो जाते हैं और इन सैनिकों ने ही
बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित कर दिया और विद्रोही नेता घोषित कर दिया। अब फिर आगे क्या हुआ? आगे घटना कुछ इस तरीके से होती है कि भारत का सम्राट और विद्रोही नेता जब बहादुर शाह जफर को घोषित कर देते हैं ये सैनिक, तब धीरे धीरे ये सैनिक पूरी दिल्ली पर अपना कब्जा करना प्रारंभ कर देते हैं और 12 मई 1857 ईस्वी तक पूरी दिल्ली में लगभग अपना कब्जा कर लेते हैं। ये सैनिक जो भी विद्रोही सैनिक थे वो सारे के सारे लगभग 12 मई 1857 तक पूरी दिल्ली में जो है अपना कब्जा कर लेते हैं। आगे प्रश्न देखिए, दिल्ली में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया हुआ था? तो देखिए, दिल्ली में 1857 की क्रांति का नेतृत्व जो है वो बहादुर शाह जफर ने किया हुआ था, लेकिन जो वास्तविक नेतृत्व करता था दिल्ली में वो था बख्त खां, जो कि बहादुर शाह जफर का सहयोगी था। तो दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्व बहादुर शाह जफर ने अपने सहयोगी बख्त खां के द्वारा किया हुआ था और बख्त खां ही जो है दिल्ली में वास्तविक नेतृत्वकर्ता के रूप में देखा जाता है दिल्ली में विद्रोह 1857 की क्रांति का जब हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, दिल्ली में विद्रोह का दमन करने वाला अंग्रेज अधिकारी कौन था? तो दिल्ली में विद्रोह का दमन करने वाला जो अंग्रेज अधिकारी था वो था निकोलसन और हडसन। एक तथ्य और याद रखेंगे कि दिल्ली में जब विद्रोह का दमन इन अंग्रेज अधिकारियों के द्वारा किया जा रहा था तब उसी दौरान जो निकोलसन था अंग्रेज अधिकारी, उसकी हत्या हो जाती है। तो यह प्रश्न भी बनता है कि दिल्ली में विद्रोह का दमन करने के दौरान किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या हो जाती है? तो वो अंग्रेज अधिकारी था निकोलसन। अगला प्रश्न देखते हैं, क्रांति के दौरान हडसन ने बहादुर शाह जफर को कहां से गिरफ्तार किया था? देखिए, जब दिल्ली में विद्रोह का दमन हो जाता है, अंग्रेज अधिकारी दिल्ली में विद्रोह का दमन कर देते हैं, इसके बाद जो बहादुर शाह जफर थे वो जाकर के हुमायूं के मकबरे में छिप जाते हैं। तो एक शख्स था, उसका नाम था इलाही बख्श, उसने मुखबरी कर दी और अंग्रेजों को ये बता दिया कि जो बहादुर शाह जफर हैं वो हुमायूं के मकबरे में छिपे हुए हैं। तो हडसन जाता है हुमायूं के मकबरे में और वहां से बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसी क्रम में एक घटना और घटित होती है। घटना ये होती है कि बहादुर शाह जफर के 2 पुत्र थे और एक पोता था। पुत्रों के नाम थे मिर्जा ख्वाजा सुल्तान और मिर्जा मुगल। 2 पुत्र थे, मिर्जा ख्वाजा सुल्तान और मिर्जा मुगल, और एक पोता था, उसका नाम था अबू बकर। इसको जो है हडसन क्या करता है कि दिल्ली गेट पर इनको गोली मार देता है, यानी गोली मार करके 2 पुत्रों और एक पोते की हत्या कर देता है। और आगे का घटनाक्रम कुछ ऐसा होता है कि बहादुर शाह जफर गिरफ्तार हो जाते हैं और बहादुर शाह जफर को उनकी पत्नी जीनत महल के साथ अंग्रेज लोग इनको निर्वासित कर देते हैं। कहां पर? रंगून में। रंगून निर्वासित कर दिया जाता है बहादुर शाह जफर को उनकी पत्नी जीनत महल के साथ। तो यह तथ्य हो गया। अगला प्रश्न देखिए, बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहां हुई थी? तो देखिए, बहादुर शाह जफर को कहां पर निर्वासित कर दिया गया है? बहादुर शाह जफर को रंगून में निर्वासित कर दिया गया है। तो वहीं पर रंगून में ही 1862 में 87 वर्ष की अवस्था में बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो जाती है और रंगून में ही जो है उनको दफना दिया जाता है बहादुर शाह जफर को। अब अगला प्रश्न देखिए, दिल्ली में इस विद्रोह के प्रत्यक्षदर्शी कौन थे? तो प्रश्न ये पूछ रहा है कि जब 1857 का विद्रोह हुआ था दिल्ली में, तब इसका प्रत्यक्षदर्शी कौन था जिसने इस विद्रोह को देखा हुआ था और अपनी पुस्तकों में जो है इसका उल्लेख भी किया हुआ है? तो वो 2 प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। एक का नाम है प्रसिद्ध शायर मिर्जा गालिब और दूसरे जहीर देहलवी। तो प्रसिद्ध शायर मिर्जा गालिब और जहीर देहलवी ने 1857 के विद्रोह को प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखा हुआ था कि किस प्रकार से दिल्ली में 1857 का विद्रोह हुआ और इस विद्रोह को अंग्रेजों द्वारा किस प्रकार से दबा दिया गया। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं कि दास्तान ए गदर किसके द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है? तो दास्तान ए गदर जो है वो जहीर देहलवी के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है। वही जहीर देहलवी जिसने 1857 के विद्रोह को प्रत्यक्ष देखा हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, अब लखनऊ की ओर चलते हैं। लखनऊ की जो तथ्य हैं लखनऊ से संबंधित इस 1857 की क्रांति को लेकर के, उन पर चर्चा करते हैं।
तो अगला प्रश्न है, लखनऊ में विद्रोही नेता कौन थी? तो लखनऊ में जो विद्रोही नेता थी वो थी बेगम हजरत महल। यानी कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ में कौन कर रहा था? तो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ में बेगम हजरत महल कर रही थी। अगला प्रश्न देखिए, महक परी किसे कहा जाता है? महक परी इन्हीं बेगम हजरत महल को ही कहा जाता है। बेगम हजरत महल का ही एक अन्य नाम जो है वो महक परी है। तो ये प्रश्न याद रखेंगे, पूछा जाता है कि महक परी के नाम से इतिहास में किसे जाना जाता है? तो महक परी के नाम से बेगम हजरत महल को जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, 1857 की क्रांति के समय बेगम हजरत महल ने किसे अवध का नवाब घोषित किया हुआ था? तो देखिए 1857 की जब क्रांति होती है तब बेगम हजरत महल ने अपने पुत्र बिरजिस कादिर को अवध का नवाब घोषित कर दिया था। यानी ये कह दिया था कि अवध के नवाब जो हैं वो बिरजिस कादिर हैं इस 1857 ईस्वी की क्रांति के दौरान। अगला प्रश्न देखिए, लखनऊ के विद्रोह का दमन करने वाला अंग्रेज अधिकारी कौन था? यानी लखनऊ में जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसका दमन किस अंग्रेज अधिकारी ने किया था? तो लखनऊ में विद्रोह का दमन करने वाला जो अंग्रेज अधिकारी था वो था कैंपबेल। याद रखेंगे, लखनऊ में विद्रोह का दमन करने वाला अंग्रेज अधिकारी कैंपबेल था। अगला प्रश्न देखिए, लखनऊ में विद्रोह का दमन करने के दौरान किन अंग्रेज अधिकारियों की मृत्यु हो गई थी? तो देखिए हमने पहले बताया हुआ था कि जब दिल्ली में 1857 का विद्रोह हुआ था तब इस विद्रोह का दमन करने के दौरान एक अंग्रेज अधिकारी निकोलसन मारा गया था। उसी प्रकार से जब लखनऊ में विद्रोह का दमन अंग्रेज अधिकारी कर रहे थे तो 3 प्रमुख अंग्रेज अधिकारियों की हत्या हो जाती है। वो कौन कौन से 3 प्रमुख अधिकारी थे? वो थे कमांडिंग ऑफिसर हेनरी लॉरेंस, लखनऊ का उस समय कमांडिंग ऑफिसर था हेनरी लॉरेंस, और कर्नल नील और मेजर हैवलॉक। ये 3 अंग्रेज अधिकारी थे, इनकी मृत्यु हो जाती है लखनऊ में विद्रोह का दमन करने के दौरान। कौन कौन से 3 ऑफिसर थे? फिर एक बार रिपीट करते हैं, लखनऊ का कमांडिंग ऑफिसर हेनरी लॉरेंस, कर्नल नील और मेजर हैवलॉक। ये 3 अंग्रेज अधिकारी मार दिए जाते हैं लखनऊ में विद्रोह का दमन करने के दौरान। अब देखिए लखनऊ से कानपुर की ओर चलते हैं। कानपुर में देखिए क्या क्या घटित हो रहा था। तो अगला प्रश्न है, कानपुर में विद्रोही नेता कौन था? तो देखिए कानपुर में जो विद्रोही नेता था आप लोगों ने सुन रखा होगा अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय का नाम। तो अंतिम पेशवा जो बाजीराव द्वितीय थे उनके एक दत्तक पुत्र थे नाना साहेब। इन्हीं नाना साहेब ने ही कानपुर में जो है विद्रोह का जो नेतृत्व था वो किया हुआ था। विद्रोह का नेतृत्व जो है वो नाना साहेब ने ही किया हुआ था। देखिए कुछ घटना बता देते हैं कि जो पेशवा होते थे उसमें अंतिम पेशवा जो थे वो बाजीराव द्वितीय थे, और बाजीराव द्वितीय अंतिम पेशवा थे। इनको निर्वासित कर दिया गया था कहां पर? बिठूर में। बिठूर में आकर के रहने लगे थे और अंग्रेज उनको पेंशन देते थे। तो उन्हीं के दत्तक पुत्र थे नाना साहेब। तो नाना साहेब भी बिठूर में ही रहा करते थे। इसी क्रम में इन्होंने जब 1857 की क्रांति हुई तो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कानपुर में जो है वो किया हुआ था नाना साहेब ने। बिठूर जो क्षेत्र है वो कानपुर के ही अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न देखिए, नाना साहेब का वास्तविक नाम क्या था? देखिए नाना साहेब का वास्तविक नाम क्या था? नाना साहेब का वास्तविक नाम धोंदू पंत था। इनको लोग धोंदू पंत के नाम से जानते थे। अगला प्रश्न देखिए, नाना साहेब के सलाहकार कौन थे? नाना साहेब का जो सलाहकार था वो अजी मुल्ला था। अगला प्रश्न, नाना साहेब के सेनापति कौन थे? नाना साहेब के सेनापति तात्या टोपे थे। तो याद रखेंगे नाना साहेब के सलाहकार अजी मुल्ला थे और नाना साहेब के जो सेनापति था नाना साहेब का वो था तात्या टोपे। अब देखिए अगला प्रश्न है, तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तात्या टोपे का जो वास्तविक नाम था वो था रामचंद्र पांडुरंग। और नाना साहेब का वास्तविक नाम क्या था? पहले ही बता चुके हैं, नाना साहेब का वास्तविक नाम धोंदू पंत था और तात्या टोपे का वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग। ये तात्या टोपे जो थे वो नाना साहेब के सेनापति थे और नाना साहेब के जो सलाहकार थे वो अजी मुल्ला थे। अगला प्रश्न देखिए, कानपुर में विद्रोह का दमन हो जाने के बाद तात्या टोपे ने कहां जाकर विद्रोह का नेतृत्व किया? देखिए क्या होता है, कानपुर में जब विद्रोह का दमन कर दिया जाता है तब तात्या टोपे क्या करते हैं, कानपुर को छोड़ देते हैं और वो ग्वालियर चले जाते हैं और ग्वालियर में ही
जो है उन्होंने आगे चल करके जो है 1857 का जो विद्रोह हुआ था वहां पर ग्वालियर में ये नेतृत्व करते हैं, यानी ग्वालियर में जो है वो विद्रोही नेता बन जाते हैं। कौन? तात्या टोपे। कानपुर से जाकर के ग्वालियर चले जाते हैं वो। अगला प्रश्न देखिए, तात्या टोपे के साथ किसने विश्वासघात किया था? जब तात्या टोपे कानपुर को छोड़ करके ग्वालियर चले जाते हैं और ग्वालियर में विद्रोह का नेतृत्व करने लगते हैं, तो तात्या टोपे का एक मित्र था और वो राजा भी था। कहां का राजा था? नरवल का राजा था मान सिंह। इसी नरवल के राजा मान सिंह ने जो है तात्या टोपे के साथ विश्वासघात किया हुआ था और इसी कारण तात्या टोपे ग्वालियर में ही अंग्रेजों के द्वारा गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। और जब अंग्रेजों के द्वारा तात्या टोपे को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो इन्हें फांसी की सजा दे दी जाती है वहीं ग्वालियर में। अब अगला प्रश्न देखिए, 1857 के विद्रोह की अंतिम प्रमुख घटना कौन थी? तो ये जो तात्या टोपे को फांसी की सजा दे दी जाती है, जब तात्या टोपे के साथ विश्वासघात हो जाता है उन्हीं के मित्र के द्वारा, तब ये जो तात्या टोपे को फांसी की सजा दी जाती है, यही प्रमुख घटना मुख्य रूप से थी 1857 के क्रांति की। तो लगभग जो है इसी घटना के बाद से 1857 की क्रांति लगभग पूरी समाप्त हो जाती है। अंग्रेजों के द्वारा इस क्रांति का लगभग पूरे भारत से दमन कर दिया जाता है इसी प्रमुख घटना के साथ। अगला प्रश्न देखिए, कानपुर में विद्रोह का दमन करने वाला अंग्रेज अधिकारी कौन था? और कानपुर में देखिए विद्रोह का दमन किस अंग्रेज अधिकारी ने किया हुआ था? तो कैंपबेल ने जो है कानपुर में विद्रोह का दमन किया हुआ था। और लखनऊ में विद्रोह का दमन करने वाला भी अंग्रेज अधिकारी कैंपबेल ही था और कानपुर में विद्रोह का दमन करने वाला भी अंग्रेज अधिकारी कैंपबेल ही था। ये प्रश्न हो गए। अब कानपुर से बढ़ते हैं झांसी की ओर। झांसी के बारे में जानते हैं कि झांसी में कौन कौन से प्रमुख बातें हुई इस 1857 की क्रांति से संबंधित। तो देखिए पहला प्रश्न, झांसी में विद्रोही नेता या नेतृत्वकर्ता कौन थी? तो आप सभी लोग जानते होंगे कि झांसी में विद्रोही नेता जो थी वो लक्ष्मीबाई थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अगला प्रश्न देखिए, झांसी में महिलाओं का नेतृत्व करने वाली एक वीरांगना कौन थी? देखिए झांसी में रानी लक्ष्मीबाई तो विद्रोह का नेतृत्व कर ही रही थी। झांसी की रानी के अलावा एक वीरांगना थी जिसने महिलाओं का नेतृत्व किया हुआ था 1857 की क्रांति के दौरान। उस महिला का क्या नाम था? उस महिला का नाम था झलकारी बाई। आप लोगों ने नाम सुन रखा होगा झलकारी बाई का। तो झलकारी बाई ने इस 1857 की क्रांति में झांसी में महिलाओं का नेतृत्व किया हुआ था। आगे प्रश्न देखते हैं। देखिए लक्ष्मीबाई के बचपन का क्या नाम था? लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम था मनु और मणिकर्णिका, यानी मनु और मणिकर्णिका के नाम से इनको पुकारा जाता था लक्ष्मीबाई को। अगला प्रश्न, इतिहास में महल परी के नाम से किसे जाना जाता है? तो इतिहास में महल परी के नाम से भी लक्ष्मीबाई को ही जाना जाता है। अगला प्रश्न है, लक्ष्मीबाई का जन्म कब और कहां हुआ था? तो जानते हैं लक्ष्मीबाई का जन्म जो है कहां हुआ था। लक्ष्मीबाई का जन्म 1828 ईस्वी में हुआ था बनारस में। 1828 ईस्वी में बनारस में लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न, लक्ष्मीबाई के पिता व माता का क्या नाम था? तो याद रखेंगे लक्ष्मीबाई के जो पिता का नाम था वो था मोरोपंत और माता का नाम जो था वो था भागीरथी। यानी लक्ष्मीबाई के पिता का नाम मोरोपंत था और माता का नाम भागीरथी था। कुछ तथ्य और जान लेते हैं इनके पिता के संबंध में। जो इनके पिता मोरोपंत थे वो अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के सेवक थे और बिठूर में रहते थे। चूंकि बिठूर में ही बाजीराव द्वितीय को जो है वो निर्वासित कर दिया था, तो उन्हीं के साथ में जो है उनके सेवक के रूप में मोरोपंत बाजीराव द्वितीय के साथ बिठूर में रहा करते थे। और इसी क्रम में जब इनके पिता मोरोपंत बिठूर में ही रहते थे बाजीराव द्वितीय की सेवा में, तो मनु का जो बचपन था वो बिठूर में ही जो है व्यतीत हुआ था। क्यों बिठूर में व्यतीत हुआ था? क्योंकि मनु के जो पिता थे मोरोपंत वो अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के सेवक थे और बिठूर में ही रहते थे। तो लक्ष्मीबाई का भी बचपन यहीं बिठूर में व्यतीत हुआ था अपने पिता के साथ में। और जो नाना साहब थे वो अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे, वो भी बिठूर में रहते थे। तात्या टोपे थे वो भी बिठूर में रहते थे। तो रानी लक्ष्मीबाई ने नाना साहब और तात्या टोपे के साथ ही सैन्य शिक्षा ग्रहण की हुई थी बिठूर में ही। और देखिए कुछ जान लेते हैं मनु के बारे में, लक्ष्मीबाई के बारे में। नाना साहब जो है वो मनु को छबीली कहकर के पुकारते थे, छबीली प्रेम से कहते थे मनु को, और मनु को अपनी बहन मानते थे। कौन? नाना साहब।
अब अगला प्रश्न देखिए, लक्ष्मीबाई का विवाह किसके साथ हुआ था? तो लक्ष्मीबाई का जो विवाह है झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हुआ था। कब हुआ था? 1842 ईस्वी में। परंतु दुर्भाग्यवश शीघ्र ही इनके पति गंगाधर राव की 1853 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। यानी 1842 ईस्वी में इनका विवाह हुआ और लगभग 11 वर्ष बाद 1853 ईस्वी में गंगाधर राव की मृत्यु हो जाती है। अगला प्रश्न देखिए, लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र का क्या नाम था? तो लक्ष्मीबाई का जो दत्तक पुत्र था, यानी इन्होंने गोद लिया हुआ था एक पुत्र को, उसका नाम था दामोदर। और इसी दामोदर के लिए लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से संघर्ष किया हुआ था। चूंकि जो डलहौजी था उसकी राज्य हड़प नीति थी। राज्य हड़प नीति के तहत यह था कि गोद लिए हुए दत्तक पुत्र को जो है राजा नहीं माना जाएगा। अगर किसी का पुत्र नहीं होता है तो उसके राज्य को हड़प लिया जाएगा, किसी दत्तक पुत्र को राजा नहीं माना जाएगा। तो लक्ष्मीबाई के कोई पुत्र नहीं था, इन्होंने पुत्र को गोद लिया हुआ था जिसका नाम था दामोदर। तो अंग्रेज जो थे वो दामोदर को राजा नहीं स्वीकार कर रहे थे, अधिकार उसको नहीं दे रहे थे। इसी कारण लक्ष्मीबाई ने जो है वो अंग्रेजों से संघर्ष किया हुआ था। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, झांसी पर जब अंग्रेज अधिकारी ह्यूरोज ने कब्जा कर लिया तब लक्ष्मीबाई कहां चली गई थीं? तो देखिए, जब झांसी पर अंग्रेज अपना कब्जा कर लेते हैं, झांसी की रानी हार जाती हैं, तो ये जा करके ग्वालियर चली जाती हैं। और ग्वालियर में कौन है? पहले ही बता चुके हैं, ग्वालियर में विद्रोह का नेतृत्व कर रहे हैं तात्या टोपे। और तात्या टोपे के साथ मिल करके इन्होंने ग्वालियर में जो है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया और वहां पर जीत भी दर्ज की थी। वहां पर लक्ष्मीबाई जीत भी गई थी। अगला प्रश्न देखिए, लक्ष्मीबाई किस अंग्रेज से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुई थी? तो वो अंग्रेज अधिकारी था ह्यूरोज, जिससे लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई जो है वो वीर गति को प्राप्त हुई थी। हालांकि ग्वालियर में इन्होंने पहले विजय दर्ज की थी, लेकिन धीरे धीरे जो है अंग्रेज अधिकारियों ने जो है ग्वालियर पर अपना कब्जा कर लिया और झांसी की रानी को हरा देते हैं। तो झांसी की रानी को हराने वाला जो अंग्रेज अधिकारी था वो था ह्यूरोज। अगला प्रश्न देखिए, लक्ष्मीबाई की समाधि कहां पर है? लक्ष्मीबाई की समाधि ग्वालियर में ही है, क्योंकि ग्वालियर में ही इनको जो है वीरगति प्राप्त हुई थी। अगला प्रश्न देखिए, झांसी में विद्रोह का दमन करने वाला अंग्रेज अधिकारी कौन था? तो स्वाभाविक है ह्यूरोज ही था झांसी में विद्रोह का दमन करने वाला अंग्रेज अधिकारी, जिससे लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हुई थी। देखिए, अगला प्रश्न है, किसने लक्ष्मीबाई को विद्रोहियों में अकेला मर्द कहा था? यानी वो कौन सा अंग्रेज था जिसने लक्ष्मीबाई को विद्रोहियों में अकेला मर्द कहा था? तो वो अंग्रेज ह्यूरोज ही था जिसने लक्ष्मीबाई को पराजित किया हुआ था। वही ह्यूरोज था, उसी ने यह कहा था कि लक्ष्मीबाई जो है वो विद्रोहियों में अकेली मर्द हैं। तो ये प्रश्न भी जान लेंगे। अब देखिए, इलाहाबाद की ओर बढ़ते हैं। इलाहाबाद से संबंधित जो भी प्रश्न है 1857 की क्रांति के संबंध में उनको जानते हैं। तो प्रश्न है, इलाहाबाद में विद्रोही नेता कौन थे? तो इलाहाबाद में विद्रोही नेता जो है लियाकत अली थे। इलाहाबाद में विद्रोह का दमन किसने किया हुआ था? तो इलाहाबाद में विद्रोह का दमन जो है वो कर्नल नील ने किया हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, 1857 के विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग ने किस को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो देखिए, जब 1857 का विद्रोह होता है तब लॉर्ड कैनिंग ने, जो उस समय भारत का गवर्नर जनरल था, उसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया हुआ था। तो इस प्रश्न को याद रखेंगे, पूछा जाता है कि किस स्थान को जो है आपातकालीन मुख्यालय बनाया गया था 1857 की क्रांति के दौरान? तो इलाहाबाद को बनाया गया था। अगला प्रश्न देखिए, फैजाबाद की ओर चलते हैं। प्रश्न है, फैजाबाद में विद्रोही नेता कौन थे? तो फैजाबाद में विद्रोही नेता थे अहमदुल्लाह शाह। इन अहमदुल्लाह शाह को डंका शाह और ढोल वाले मौलवी भी कहा जाता है। यानी ढोल वाले मौलवी या डंका शाह, इन्हीं अहमदुल्लाह शाह को कहा जाता है। और इन्होंने ही फैजाबाद में विद्रोह किया हुआ था, यानी विद्रोह का नेतृत्व फैजाबाद में इन्होंने ही किया हुआ था। किसने? अहमदुल्लाह शाह ने, जिन्हें ढोल वाले मौलवी या डंका शाह कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, क्रांति के समय जिहाद का नारा किसने दिया हुआ था? तो क्रांति के समय यानी 1857 की क्रांति के समय जिहाद का नारा देने वाले यही थे अहमदुल्लाह शाह।
अगला प्रश्न देखिए, अंग्रेजों ने किसे विद्रोहियों में सर्वोत्तम सैनिक बताया हुआ था? देखिए जितने भी विद्रोही थे उन विद्रोहियों में सर्वोत्तम सैनिक अहमदुल्लाह शाह को ही बताया था अंग्रेजों ने। अंग्रेजों के द्वारा अहमदुल्लाह शाह को ही सर्वोत्तम सैनिक बताया गया था। अब देखिए अगला प्रश्न, फैजाबाद में विद्रोह का दमन किसने किया हुआ था? तो फैजाबाद में भी विद्रोह का दमन जो है वो कर्नल नील ने किया हुआ था। जिस प्रकार से इलाहाबाद में विद्रोह का दमन कर्नल नील ने किया हुआ था, उसी प्रकार से फैजाबाद में भी विद्रोह का दमन कर्नल नील ने किया हुआ था। अब देखिए बढ़ते हैं बरेली की ओर। बरेली में विद्रोही नेता कौन था? तो बरेली में विद्रोही नेता था बख्त खान, यानी खान बहादुर खां भी इनको कहा जाता है, बख्त खां को। और ये बख्त खां वही है जो दिल्ली में विद्रोही नेता जो थे, कौन? बहादुर शाह जफर, उनके साथ थे, उनके सहयोगी थे। यानी दिल्ली में वास्तविक नेतृत्वकर्ता जो थे वो बख्त खां ही थे। ये वही बख्त खां हैं, उन्होंने बरेली में भी विद्रोह का नेतृत्व किया हुआ था। और ये बख्त खां जो है वो दिल्ली के विद्रोह के वास्तविक नेतृत्वकर्ता थे। अगला प्रश्न देखिए, बरेली में विद्रोह का दमन किसने किया हुआ था? तो बरेली में विद्रोह का दमन जो है वो कैंपबेल के द्वारा किया गया था। यानी लखनऊ में कैंपबेल के द्वारा विद्रोह का दमन किया गया, कानपुर में विद्रोह का दमन कैंपबेल के द्वारा किया गया, और बरेली में भी विद्रोह का दमन जो है वो कैंपबेल के द्वारा किया गया था। अब आगे बढ़ते हैं, जगदीशपुर बिहार की ओर चलते हैं। तो प्रश्न है, जगदीशपुर बिहार में विद्रोही नेता कौन था? तो जगदीशपुर बिहार में विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे 80 वर्षीय कुंवर सिंह। इन कुंवर सिंह को बिहार का सिंह कहा जाता है। यानी बिहार का सिंह अगर पूछा जाए किसे कहा जाता है 1857 की क्रांति के दौरान, तो कुंवर सिंह को कहा जाता है। ये 80 वर्ष के थे और इन्होंने जगदीशपुर बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किया हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, विद्रोह के दौरान अंग्रेजों पर सर्वाधिक विजय किसने प्राप्त की थी? तो विद्रोह के दौरान अंग्रेजों पर सर्वाधिक विजय प्राप्त करने वाले और कोई नहीं, यही थे बिहार के सिंह कुंवर सिंह। अगला प्रश्न देखिए, जगदीशपुर बिहार में विद्रोह का दमन किसने किया था? तो जगदीशपुर बिहार में विद्रोह का दमन करने वाला अंग्रेज अधिकारी विंसेंट आयर था। तो याद रखेंगे कि विंसेंट आयर ने जगदीशपुर बिहार में विद्रोह का दमन किया हुआ था। अब चलते हैं पटना की ओर। तो देखिए प्रश्न है, पटना में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो पटना में विद्रोह का नेतृत्व एक पुस्तक विक्रेता था, उसका नाम था पीर अली। तो एक पुस्तक विक्रेता पीर अली के द्वारा पटना में विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, पटना में विद्रोह का दमन किसने किया था? तो पटना में विद्रोह का दमन करने वाला अंग्रेज अधिकारी जो था वो था विलियम टेलर। यानी पटना में विद्रोह का दमन किया था विलियम टेलर ने, और पटना में विद्रोह का नेतृत्व किया था एक पुस्तक विक्रेता पीर अली ने। अब बढ़ते हैं असम की ओर। देखिए प्रश्न है, असम में विद्रोही नेता कौन थे? तो असम में विद्रोही नेता थे दीवान मनीराम। याद रखेंगे नाम, असम में विद्रोही नेता थे दीवान मनीराम। अब चलते हैं महाराष्ट्र की ओर। तो प्रश्न है, सतारा महाराष्ट्र में विद्रोही नेता कौन थे? तो सतारा महाराष्ट्र में विद्रोही नेता थे रंगो बापूजी। आप लोगों ने नाम सुन रखा होगा, यही रंगो बापूजी जो थे वो उन्होंने सतारा महाराष्ट्र में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया हुआ था। और इन्हीं रंगो बापूजी के जो सहयोगी थे वो मान सिंह थे, जिन्हें अंग्रेजों द्वारा सार्वजनिक फांसी दे दी गई थी। यानी मान सिंह को अंग्रेजों के द्वारा सार्वजनिक फांसी दे दी गई थी 1857 की क्रांति के दौरान। और ये जो मान सिंह थे वो रंगो बापूजी के सहयोगी थे, और रंगो बापूजी ने सतारा महाराष्ट्र में जो है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया हुआ था। अब चलते हैं उड़ीसा की ओर। तो प्रश्न है, संभलपुर उड़ीसा में विद्रोही नेता कौन थे? तो याद रखेंगे सुरेंद्र शाही और उज्जवल शाही, ये दो नाम याद रखेंगे। इन्होंने संभलपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया हुआ था। अब चलते हैं गोरखपुर की ओर। गोरखपुर में विद्रोही नेता कौन थे? तो गोरखपुर में विद्रोही नेता जो थे वो थे गजाधर सिंह। अब चलते हैं मथुरा की ओर। तो प्रश्न है, मथुरा में विद्रोही नेता कौन थे? तो मथुरा में विद्रोही नेता थे देवी सिंह। अब चलते हैं कोटा राजस्थान की ओर। तो प्रश्न है, कोटा राजस्थान में विद्रोही नेता कौन थे? तो कोटा राजस्थान में विद्रोही नेता दो भाई थे, जयदयाल और हरदयाल। तो जयदयाल और हरदयाल ने ही जो है 1857 की क्रांति के दौरान कोटा राजस्थान में विद्रोह का नेतृत्व किया हुआ था। अब चलते हैं कुल्लू हिमाचल प्रदेश की ओर। तो प्रश्न है, कुल्लू हिमाचल प्रदेश में विद्रोही नेता कौन थे? तो कुल्लू हिमाचल प्रदेश में विद्रोही नेता थे राजा प्रताप सिंह। यानी राजा प्रताप सिंह के द्वारा 1857 की क्रांति में विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। कहां पर? कुल्लू हिमाचल प्रदेश में। तो ये थोड़े से स्थान थे, क्षेत्र थे
जो हमने प्रश्नों के द्वारा आप लोगों को बताए, तो इनमें मुख्य रूप से याद रखने हैं कि किस क्षेत्र में कौन सा व्यक्ति विद्रोह का नेतृत्व कर रहा था और किस अंग्रेज अधिकारी ने उस विद्रोह का दमन किया हुआ था, और जो कुछ और अन्य महत्वपूर्ण बातें हैं उनको भी हमने इन प्रश्नों के माध्यम से शामिल कर लिया। देखिए अगला प्रश्न, 1857 1857 किसके द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है? यानी 1857 किसके द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है? तो ये एसएन सेन एक इतिहासकार थे, उन्होंने ही 1857 जो है एक पुस्तक लिखी थी। और ये जो पुस्तक एसएन सेन ने लिखी थी ये ब्रिटिश सरकार के कहने पर लिखी गई थी। यानी ब्रिटिश सरकार ने इनसे 1857 की क्रांति के संबंध में एक पुस्तक लिखने के लिए कहा था और ब्रिटिश सरकार के कहने पर ही यह 1857 एक पुस्तक लिखी गई थी, इसलिए एसएन सेन को सरकारी इतिहासकार कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है वो वीडी सावरकर के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है। अगला प्रश्न देखिए, असबाब ए बगावत ए हिंद किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो असबाब ए बगावत ए हिंद जो है वो सर सैयद अहमद खां के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है। ये सारी पुस्तकें 1857 की क्रांति से संबंधित ही है, इसलिए इन पुस्तकों को यहाँ पर लिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, द सिपोय म्यूटनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857 यानी द सिपोय म्यूटनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857 किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो रमेश चंद्र मजूमदार ने यह पुस्तक लिखी हुई थी। कौन सी? द सिपोय म्यूटनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857। अगला प्रश्न देखिए, ए ग्रेट रिविलियन या इसको दूसरे नाम से जाना जाता है 1857 एक महान विद्रोह। हिंदी में कहें तो 1857 एक महान विद्रोह, इंग्लिश में कहें तो ए ग्रेट रिविलियन, ये किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो उत्तर है अशोक मेहता के द्वारा जो है ये पुस्तक लिखी गई थी। अगला प्रश्न देखिए, पीजेंट्स एंड द राज किसके द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है? तो पीजेंट्स एंड द राज जो है वो एरिक स्टोक्स के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है। अगला प्रश्न, हिस्ट्री ऑफ सिपाही वार किसके द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है? तो हिस्ट्री ऑफ सिपाही वार जो है वो जॉन केयो के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है। अगला प्रश्न देखिए, विद्रोह के समय ब्रिटेन की टाइम्स पत्रिका का संवाददाता कौन था जो कि उस समय भारत में मौजूद था? यानी जब 1857 का विद्रोह हुआ था उस समय ब्रिटेन की टाइम्स पत्रिका का एक संवाददाता था जिसका नाम था W.H. रसेल, वो उस समय भारत में ही मौजूद था। यह प्रश्न भी पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, 1857 का विद्रोह एक सैनिक विद्रोह था, इसका समर्थन किन किन लोगों ने किया था? तो देखिए 1857 का विद्रोह एक सैनिक विद्रोह था, ऐसा मानना अंग्रेजी समर्थकों का भी था और कुछ भारतीय समर्थकों का भी मानना था। तो किन किन लोगों ने यह माना था कि जो 1857 का विद्रोह था वो एक सैनिक विद्रोह था? तो अंग्रेजी समर्थक कौन थे? अंग्रेजी समर्थकों में लॉरेंस हुए, सीले हुए, ट्रेवेलियन हुए और होम्स हुए। इनका मानना था कि 1857 का जो विद्रोह है वो एक सैनिक विद्रोह है। कौन कौन से थे? लॉरेंस, सीले, ट्रेवेलियन और होम्स। इन अंग्रेजों का मानना था कि जो 1857 का विद्रोह है वो एक सैनिक विद्रोह था, सैनिकों के द्वारा केवल विद्रोह किया गया था। इसी क्रम में भारतीय समर्थक भी थे। भारतीय समर्थकों में कुछ के नाम इस प्रकार हैं, जैसे दुर्गादास हुए, सर सैयद अहमद खां हुए। तो दुर्गादास और सर सैयद अहमद खां का भी ये मानना था कि जो 1857 का विद्रोह था वो एक मात्र सैनिक विद्रोह था, सैनिकों के द्वारा किया गया एक विद्रोह था। अगला प्रश्न देखिए, 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था, इसका समर्थन किन किन लोगों ने किया हुआ था? तो 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था, यानी ये केवल सैनिक विद्रोह नहीं था, यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। तो इसका समर्थन किन लोगों ने किया था? तो इनके भी समर्थक भारतीय समर्थक भी थे, अंग्रेज समर्थक भी थे। तो भारतीय समर्थक कौन थे? भारतीय समर्थक में मुख्य रूप से अशोक मेहता का नाम लिया जाता है और अंग्रेज समर्थकों में मुख्य रूप से डिजरेली का नाम लिया जाता है, जिन्होंने ये कहा था कि 1857 की जो क्रांति थी, जो 1857 का विद्रोह था, वो एक राष्ट्रीय विद्रोह था, यानी राष्ट्रव्यापी विद्रोह था, पूरे राष्ट्र में यह विद्रोह हुआ था, जबकि कुछ का मानना था कि यह केवल एक सैनिक विद्रोह था।
अगला प्रश्न देखिए, किसके अनुसार 1857 का संग्राम भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम व सुनियोजित संग्राम था? यानी किसने यह कहा था कि जो 1857 का संग्राम है वो भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम था और सुनियोजित संग्राम था? तो ऐसा कहने वाले थे वीडी सावरकर। तो ये प्रश्न पूछे जाते हैं जो कथन के रूप में कि यह कथन किसका है, यह कथन किसका है। तो कुछ प्रमुख कथनों को हमने लिया हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, किसके अनुसार 1857 का संग्राम न तो राष्ट्रीय था और ना ही सैनिक विद्रोह था? यानी किसने ये कहा हुआ था कि 1857 का जो विद्रोह है न तो वो राष्ट्रीय है और ना ही वो सैनिक विद्रोह है, यानी वो विद्रोह ही नहीं है। ऐसा कहने वाले थे एसएन सेन, जो कि सरकारी इतिहासकार थे, इसीलिए शायद उन्होंने जो है ऐसा कहा हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, किसके अनुसार 1857 का संग्राम न तो प्रथम, ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संघर्ष था? यानी ऐसा किसने कहा था कि 1857 का संग्राम प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी नहीं था और ये राष्ट्रीय संग्राम भी नहीं था और ये स्वतंत्रता संघर्ष भी नहीं था? ऐसा कहने वाले थे रमेश चंद्र मजूमदार, यानी रमेश चंद्र मजूमदार ने ऐसा कहा हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, किसके अनुसार 1857 का संग्राम धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था? यानी ऐसा कौन कहने वाला था कि जो धर्म में अंधे हो चुके हैं उन लोगों का विरोध था? किसके विरुद्ध? ईसाइयों के विरुद्ध, यानी ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था धर्मांधों का। ऐसा कहने वाले थे L.E.R. रीज। तो L.E.R. रीज ने ऐसा कहा हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, किसके अनुसार 1857 का संग्राम बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध था? यानी बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध को कहने वाले कौन थे? तो वो थे T.R. होम्स। T.R. होम्स ने ऐसा कहा हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, किसके अनुसार 1857 का संग्राम हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था? यानी 1857 के संग्राम को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र बताने वाला कौन था? तो जेम्स आउट्रम और टेलर। तो जेम्स आउट्रम और टेलर के अनुसार 1857 का संग्राम जो था वो हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था। अगला प्रश्न देखिए, 1858 का भारत सरकार अधिनियम किस विद्रोह के परिणाम स्वरूप आया था? तो देखिए 1858 का जो भारत सरकार अधिनियम था, इस भारत सरकार अधिनियम को हम पॉलिटी के अंतर्गत पढ़ा चुके हैं। आप हमारे पॉलिटी के वीडियो में जाकर के इस अधिनियम के डिटेल्स को पढ़ सकते हैं। तो ये 1858 का जो भारत सरकार अधिनियम था, ये 1857 की जो क्रांति हुई थी उसी के परिणाम स्वरूप आया था। ब्रिटेन में जब ये खबर पहुंची 1857 की क्रांति में कि इतना भारतीयों ने विद्रोह किया हुआ है, तब जो है 1858 में भारतीयों के लिए जो है कुछ घोषणाओं के साथ जो है ये 1858 का भारत सरकार अधिनियम आया हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, किस अधिनियम को रानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र भी कहा गया? तो इसी 1858 के भारत सरकार अधिनियम को ही रानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र भी कहा जाता है, क्योंकि रानी विक्टोरिया उस समय ब्रिटेन की महारानी थी। तो ब्रिटेन की महारानी चूंकि थी, इसलिए इस घोषणा पत्र को रानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, किस अधिनियम को भारतीयों के लिए मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई थी? तो इसी 1858 के भारत सरकार अधिनियम को भारतीयों के लिए मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई थी, चूंकि भारतीयों के लिए इसमें कुछ अच्छे प्रावधान कर दिए गए थे। चूंकि 1857 के विद्रोह में जो है ब्रिटेन की संसद ने यह देखा था कि यहाँ पर विद्रोह हुआ है और दोबारा भारत में भविष्य में कभी भी विद्रोह न करें लोग, इसलिए इसमें कुछ जो है अच्छी बातें भारतीयों के लिए कह दी गई थी। इसलिए इस 1858 के भारत सरकार अधिनियम को जो है भारतीयों के लिए मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाती है। अगला प्रश्न देखिए, 1 जनवरी 1858 को भारत के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने स्टैनली द्वारा तैयार किए गए रानी के घोषणा पत्र को कहां पढ़ा था? तो देखिए 1 जनवरी 1858 को जो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग ही 1857 की क्रांति के दौरान भारत के गवर्नर जनरल हैं और यही भारत के अंतिम गवर्नर जनरल होंगे। चूंकि 1858 का जब भारत सरकार अधिनियम आता है तो गवर्नर जनरल के पद को हटा दिया जाता है और एक नया पद आ जाता है भारत का वायसराय। तो भारत के यही प्रथम वायसराय बन जाएंगे लॉर्ड कैनिंग और अंतिम गवर्नर जनरल भी लॉर्ड कैनिंग ही होंगे। तो अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने स्टैनली द्वारा तैयार किए गए घोषणा पत्र को जो है इलाहाबाद के मिंटो पार्क में पढ़ा हुआ था। इलाहाबाद में एक पार्क है मिंटो पार्क, यहीं पर जो है पढ़ा गया था।
अगला प्रश्न देखिए, 1857 की क्रांति के बाद किस कमेटी की रिपोर्ट पर सेना का पुनर्गठन किया गया था? तो 1857 की क्रांति के बाद एक कमेटी बनाई गई थी, पील कमेटी, इसी की रिपोर्ट पर जो है सेना का पुनर्गठन किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, 1857 के पहले भारतीयों व ब्रिटिश सेना का अनुपात 6:1 अथवा 5:1 था, उसे पील कमेटी की रिपोर्ट के बाद कितना कर दिया गया था? तो देखिए 1857 के पहले क्या होता था, भारतीय सेना और ब्रिटिश सेना का अनुपात 6:1 या लगभग 5:1 रखा जाता था। यानी कि 6 जो है अगर भारतीय सैनिक है तो 1 जो है वो ब्रिटिश सैनिक होता था, या 5 अगर भारतीय सैनिक है तो 1 ब्रिटिश सैनिक होता था। लेकिन जब सेना का पुनर्गठन किया गया पील कमेटी की रिपोर्ट के बाद, तो इसको बदल दिया गया। कितना कर दिया गया? 2:1 कर दिया गया कि 2 अगर भारतीय सैनिक हैं तो 1 जो है वो ब्रिटिश सैनिक होगा। और एक चीज की गई थी, एक चीज ये की गई थी, चूंकि विद्रोही सैनिकों में सर्वाधिक सैनिक अवध क्षेत्र से थे। जब 1857 का विद्रोह हुआ था तो सर्वाधिक जो सैनिक थे वो अवध क्षेत्र से थे, इसलिए सैन्य जब पुनर्गठन किया गया तो अवध के सैनिकों का महत्व नगण्य हो गया, यानी अवध के सैनिकों की संख्या बहुत कम कर दी गई और उनके स्थान पर जो है वो गोरखा, पंजाबी आदि के रूप में जो है भर्ती की गई थी सैनिकों की। अगला प्रश्न देखिए, यदि विद्रोहियों का साथ सिंधिया ने भी दिया होता तो हमें कल ही भारत छोड़ना पड़ता, यह कथन किसका है? तो यह कथन भारत के अंतिम गवर्नर जनरल या भारत के प्रथम वायसराय कह लें लॉर्ड कैनिंग, इन्होंने कहा हुआ था। जब 1857 का विद्रोह हुआ था तब सिंधिया लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया था, तब लॉर्ड कैनिंग ने यह कथन कहा था कि अगर सिंधिया ने अंग्रेजों का साथ न दिया होता, यानी हमारा साथ न दिया होता और कहीं विद्रोहियों के साथ मिल गए होते तो शायद हमें कल ही भारत छोड़ना पड़ता। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 1857 की क्रांति से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो सारे के सारे पढ़ लिए। तो अब 1857 की क्रांति के बाद अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।